वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो हालचाल है और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्या परिहार जी हैं, महिला प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं, और उनसे आज हम चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का दारोमदार है वो मध्य प्रदेश में किस तरह से है और किस तरह कांग्रेस के जो हालात हैं उस पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी आपका कांग्रेस में। पहले तो वीके न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए, और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूँ और प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस में हूँ। जिस प्रकार और मेरी जो नेता हैं, मेरी जो आदर्श हैं प्रियंका गांधी जी, मैं उनको अपना आदर्श मानते हुए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इनकी जो मुहिम है ये बहुत ही शानदार मुहिम है। इससे हमारे पूरे भारत में महिलाओं को एक बहुत अच्छा स्थान मिलेगा राजनीति में आने के लिए। और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में जो है हमारा जो जिला है बालाघाट, वहाँ पे भी लड़कियों का जो जनसंख्या है वो काफ़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश यूपी से लेकर जो लहर चले वो पूरे प्रदेश में चले और महिलाएं इस मुहिम से आगे जुड़ के राजनीति में अव्वल आएँ। तो चलिए, कहीं ना कहीं आप प्रियंका गांधी को जोड़कर एक महिला हैं, तो महिला के तौर पर प्रियंका गांधी को अपना नेता मानती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा पहला सवाल जो है, मैं कांग्रेस पार्टी जो है उपचुनाव लड़ रही है, जहां चार सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस पार्टी के गुटों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो 4 सीटों में कांग्रेस लड़ रही है, उस पर उपचुनाव में जो टिकट बंटवारा हुआ उस पर भी गुटबाजी देखने को मिली, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पर आपका रुख है? देखिए, गुटों की रही बात, गुट प्रकार की कोई चीज़ तो अभी वर्तमान में नहीं है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिस प्रकार जनता ने अपना बहुमत से जिताई थी और 15 महीने जो हमारी कांग्रेस सरकार ने जो विजयी पतन लहराकर जो जिस तरीके से काम किए हैं, उसमें जनता बहुत खुश है। आप यदि सड़कों पे उतरेंगे तो अभी भी कहीं ना कहीं जनता चाहती है कांग्रेस स्टेबल हो। वो तो शिवराज मामा की जो खरीद फरोख्त सरकार थी उससे हमारी कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्षति पहुंची है। और रही बात अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, हम चारों की चारों सीट विधानसभा और एक संसद जो क्षेत्र है, हम विजयी होकर आएंगे। आप कह रही हैं कि खरीद फरोख्त तो बीजेपी ने की है। चलिए मान लेते हैं, एक बार भी ये मान लेते हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के नेता अगर बिकना नहीं चाहेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि आपके नेता बिकते हैं और बीजेपी खरीद लेती है? हर बार ये कब तक आरोप आप लगाते रहेंगे, आरोप सिर माथे मरते रहेंगे बीजेपी के कि आपके नेता, हमारी नेता खरीद रही है, करोड़ों में खरीद रही है? क्यों बिकते हैं आपके नेता? ऐसा क्या है कि बिक जाते हैं? दूसरी चीज, आपकी पार्टी में ऐसा क्या है कि वहां से लोग जाना चाहते हैं, बीजेपी में लोग शामिल होना चाहते हैं? क्यों ये एक विदाई समारोह का चलन बन चुका है? ये देखिए, जो दल बदल जो चीजें हैं, ये आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस से लोग बीजेपी में आते हैं। हमारे अभी बीजेपी से भी काफी लोग कांग्रेस में आना शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, हालिया बात की जाए तो आपकी सुलोचना रावत रोबट विधानसभा से चले गई, उनके बेटे विशाल रावत चले गए। अभी सचिन बिरला जो है, खंडवा लोकसभा चुनाव हो रहा है, खंडवा लोकसभा सीट में चुनाव चल रहे हैं, आज मतदान है वहां। लेकिन 3-4 दिन पहले की बात अगर हम बात करें तो बड़वा से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं सचिन बिरला, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप ये दावे करते रहेंगे कि 4 सीटों में जीतेंगे, फिर आप ये दावे करेंगे कि नहीं हमारा बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन आने से ज्यादा जाने का सिलसिला है वो थमता नहीं नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके जो व्यक्तिगत निर्णय है, जो वो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में किसी प्रकार का लालच डाल दिया जाता होगा या किसी प्रकार की उनके मन में ऐसी लोभ लालसा होती होगी। लेकिन जो एक कट्टर कांग्रेसी है, जैसे कि जो कांग्रेस विचारधाराओं से आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के नहीं जाना चाहता। रही बात, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो सिलसिला बीजेपी में जाने का चल रहा है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लोभ लालसा ही है और ऐसे लोगों को हम पार्टी में दोबारा जगह भी नहीं देना चाहेंगे। नहीं, दोबारा जगह तो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन आप जो कट्टर कांग्रेसी की बात कर रही हैं, कट्टर कांग्रेसी माधवराव सिंधिया के ज़माने से चल रहा है कि कट्टर कांग्रेसी रहे, ज्योतिराज सिंधिया उनके सुपुत्र रहे। और जिस तरह से हमें ये लग रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया को वो महत्व नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये कमी है क्या कि लोगों को महत्व नहीं मिलता और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दरवाजे को खटखटाते हैं और उसमें चले जाते हैं? देखिए, रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनकी अपनी विचारधारा थी और उनको जो हमारे जो माननीय कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अजय राहुल भैया हैं, हमारे सिंधिया जी भी हमारे काफ़ी मतलब चारों में गुटों जैसी कोई भावना नहीं थी। और रही बात जो पार्टी छोड़ने का था, उनके भी कुछ व्यक्तिगत विचार को लेकर उन्होंने भी हमारी पार्टी को छोड़ा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है
कि कभी ना कभी उनकी घर वापसी होगी। वो किसी नाराजगी के चलते हमारी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनकी विचारधारा कांग्रेसमयी है। चलिए, कहीं ना कहीं आपने अभी भी आस लगा के बैठी हुई हैं और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो आस लगा के बैठी है कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी वापस आ जाएं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरह से बीजेपी में महत्व दिया जा रहा है, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके पहले राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं मुझे और लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी में जिस तरह से उनको महत्व मिल रहा है शायद वो वापस ना लौटें। लेकिन आपकी आस लगाने की जो एक सोच है कहीं ना कहीं बरकरार रखनी जरूरी है। फिलहाल दूसरे सवाल पे आते हैं। आए दिन कांग्रेस पार्टी में विदाई समारोह है जिसपे बीजेपी विधायक सरकते बीजेपी में जा रहे हैं, आपके विधायक जो सरक रहे हैं और खरीद फरोख्त के आरोप आप लगाते हैं। खरीद फरोख्त का आरोप लगाने से पहले आप कांग्रेस पार्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने की आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? जिस तरह से आपके विधायक डेली चले जाते हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, बीजेपी में जाने का, बीजेपी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है? उन कमियों को आप बताइए आज। देखिए, संगठन में कभी ना कभी, जैसे आज के जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, देखिए दिन सबके आते हैं, ठीक है, बीजेपी आई, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष में होना भी एक हमारे लिए शान का विषय है, क्योंकि विपक्ष ही ऐसी चीज होती है जो जनता की बातें सामने रखता है। अभी भी बीजेपी में कई ऐसे माइनस मार्किंग है, जैसे अभी हमारी प्रियंका जी क्या कर रही है, महिलाओं को लॉन्च कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने। अभी यूपी में कितनी बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, हमारा एमपी तो फर्स्ट अवेल पे क्या कर रहे हैं हमारे मामा जी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, लेकिन जो आपका जो प्रश्न है कि संगठन में सुधार होना चाहिए, तो धीरे धीरे हमारा जो संगठन है इस पे काम कर रहा है कि जो कमियां हमें थी उस कमियों को दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और प्रदेश लेवल से लेकर जिला स्तरीय ग्रामीण संगठनों तक हमारे जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक नई मुहिम के साथ जोड़ने का कार्य हमारे राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं आप कमियां मान रही हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कमियां मानती हैं कि संगठन में कमी है और इस कमी को दूर करने का प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में एक साथ 200 कांग्रेसियों ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, तो जो ये एक चलन बन चुका है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता ही जैसे दल बदलते हैं या जैसे ही कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता मौजूद है जो केवल जनता का पैसा खाते हैं और जनता के पैसे खा करके पचा लेते हैं, लेकिन काम और जनता को विकास जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दे नहीं पाते। देखिए, कांग्रेस में एक ऐसी चीज जो मतलब ये आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, ये तो पार्टी देखकर किया जा रही। बात आप जो कोरबा जिले की बात कर रहे हैं कि 200 कांग्रेसियों ने पद छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, देखो जाने और आ जाने का तो सिलसिला चलते रहता है। लेकिन जो रही बात भ्रष्टाचार की कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं और ये मतलब जो आप आरोप मतलब जिस इस माहौल से लगा रहे हैं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया, ये बताइए, प्रियंका 4 सीटों में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और आज अभी उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के पहले जो आपके आला कमान है, प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, हालांकि सोनिया गांधी अब दौरे पर नहीं आती हैं उतना ज़्यादा, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यूपी क्यों इतना भा रहा है? मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं, क्या ये महत्व नहीं रखती हैं कांग्रेस के लिए? ये मान लेना चाहिए, या जिस तरह से यूपी का जो लालच है, यूपी की सत्ता में आने का लालच है, वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आने नहीं दे रहा? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे जो नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, हमारे अजय राहुल भैया, यही इतने दमदार नेता हैं कि हमारे जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी है, इनको आने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये अपने जमीनी लेवल पे इतना अच्छा काम करते हैं कि मतलब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आना उतना पॉसिबिलिटी नहीं बनता। और रही बात यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में जो है देख रहे हैं आप, विधानसभा सीटें काफी मेहनत करनी है, क्योंकि हम लोग कभी विपक्ष भी नहीं बन पाए थे। आपने कल के इंटरव्यू में देखा होगा, प्रियंका गांधी कहाँ है, अखिलेश यादव कहाँ रोड पे दिख रहे हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी हर जगह जा रही हैं, महिलाओं की बातें सुन रही हैं, जो अभी कितनी सारी घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, हर जगह वो जमीनी लेवल पे काम कर रही है, दिन रात जाग रही हैं, घूम रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही है। कौन विपक्ष देख रहा है? हमारी प्रियंका गांधी जी ही रोड पर आई है ना। टोकना चाहूंगा मैं आपको बीच में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से देखा गया था कि पोस्टर लगा हुआ है, पीछे पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में 5 महिलाएं हैं और जबकि मंच पे ही 3 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आप बात करते हैं कि हम 40% महिलाओं को आज टिकट दे रहे हैं आने वाले समय में। प्रियंका गांधी ने मंच पे ही मौजूद रहकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि मैं तो 40% दे रहा हूं भैया, और अगर मेरे बस की होती तो मैं 60%, मैं तो 70% भी कर देती। लेकिन भैया ये बताइए कि आपके बस की बात नहीं है, यानी किसके बस में है कांग्रेस पार्टी? और महिला राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, आपके बस की बात नहीं है, तो
कौन सी महिलाओं को आप अधिकार दिलाना चाहेंगे जब आपके ही बस में कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं हैं, आप महिलाओं को 50% या 60% नहीं दे सकती हैं टिकटें, तो ये किस लेवल पे जाके आप ये बात कर रही हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे? मैं आपके इस प्रश्न को ये काटना चाहूंगी कि महिलाएं नहीं है, मंच पे महिलाएं हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमको जमीनी स्तर पे आना पड़ेगा, ग्रामीण स्तर पर आना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं अभी कहीं ना कहीं, मैं खुद राजनीति में हूं, महिलाएं अभी राजनीति स्तर पे उतने स्ट्रांग नहीं हुई हैं, लेकिन उनको जागरूक करना पड़ेगा समय के साथ साथ कि राजनीति करना उनके लिए क्यों आवश्यक है, उनके अधिकार, उनके दायित्व को पाने के लिए महिलाओं को राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है। मैं इस पे आपको टोकना चाहूंगा। ये बताइए, 70 सालों से कांग्रेस पार्टी भारत में राज करती आई है। भारत में पिछले 70 सालों से लगभग कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है। 2014 के बाद बीजेपी आई और आपने नारी शक्ति पे वो काम नहीं किया। जब आप सत्ता से बाहर हैं तब आप नारी शक्ति पे क्या काम करना चाहती हैं, किस तरह से मजबूत करना चाहती हैं? अगर आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थी तो उसके पहले भी, 2014 के पहले भी बना सकती थी। आज ये सत्ता पे आने का जो लालच है, क्या ये आपको महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए विवश कर रहा है? नहीं, देखिए, ये आज के 2014 के पहले भी ऐसी मुहिम नारी सशक्तिकरण को लेकर की गई थी। और जो रही बात हमारे इंदिरा गांधी जी के समय से, वो तो पहले से इंस्पायर रही है महिलाओं के लिए, और उनकी जो छवि में दिखती है हमारी प्रियंका गांधी जी। और रही बात अभी जो पार्टी का जो वर्तमान का समय की महिलाओं की सत्ता की लोभ लालसा, देखिए, सत्ता की लोभ लालसा में वहां पे ये हमारी प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये मतलब जो मुहिम छेड़ी गई है कि 40% महिलाओं को मतलब सीटें देनी चाहिए, इसका सिर्फ केवल और केवल ये पार्टी सत्ता नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है उसको देखते हुए, चूंकि प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए 40% महिलाओं को प्राथमिकता देने का जो काम कर रही है प्रियंका गांधी, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के ना होने की मजबूरी महिलाओं को प्राथमिकता देने की। प्रत्याशी तो है हमारे पास, लेकिन वो है कि विपक्ष जो है वो उसको डिनाई करता है बातों के कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी हैं। हम महिलाओं को इसलिए तवज्जो देना चाहते हैं क्योंकि आप ही देख रहे हैं पूरे भारत में आज यूपी एक ऐसा गढ़ बन चुका है जहां महिलाओं से ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो यदि मतलब महिलाओं को ज्यादा सीट मिलेगी, राजनीति में अव्वल आएंगी, तो वो अपने अधिकार खुद ही ले सकती हैं। अभी पुलिस वालों के साथ उनको गलत व्यवहार किया जा रहा है। अभी आपने देखी आपके ललितपुर जैसी घटना हुई है जो हमारी प्रियंका गांधी जी जाके देखा है उन्होंने। तो महिलाओं को हम आगे इसलिए बढ़ाना चाहती है हमारी प्रियंका गांधी जी कि वो खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और खुद जो उनके साथ घटनाएं हो रही है वो खुद आके लड़ सके और उनके साथ, उनको देखते हुए और भी अन्य महिलाएं उनके साथ जुड़ सकें। चलिए, सबसे पहले हमने ये जिक्र कर लिया था कि किस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में वोटिंग चल रही है, लेकिन अब केंद्र की राजनीति की ओर रुख करते हैं। त्रिपुरा में जिस तरह से हिंसा हो रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वहाँ के मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं लोग, हिंसा कर रहे हैं। आप ये बताइए, मेरा सवाल ये है आपसे सीधा सा कि 110 करोड़ हिंदू वाला देश है ये, और आप कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग की ओर झुकाव दिखता है आपकी पार्टी का, आपके नेताओं का, आपके आला कमान का। ये क्यों है? आप नहीं चाहते कि सत्ता में 2 बार आएं? क्योंकि 110 करोड़ अगर हिंदू मौजूद हैं भारत में तो आपको हिंदू ही सत्ता पे लाने में मदद करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आप सत्ता पे आना नहीं चाहते हैं? क्या है, क्या भाव क्या है अंदर का, वो बताइए। देखिए, रही बात त्रिपुरा में जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि उनकी जान खतरे में है, और ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं हमारी भाजपा, है ना, तो 70 साल में यदि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो यदि मुस्लिम समुदाय को ज्यादा वरिष्ठता देते तो हम इतने साल राजी नहीं करते। हिंदुत्व हमारे कांग्रेस में भी है। और ये रही बात भाजपा ने जो ये मतलब बना चुका है ये माहौल कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व देता है, 110 करोड़ लोगों को जो हिंदुत्व है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसी बात रहती तो इतने साल कांग्रेस फिर स्टेबल ही नहीं रहती भारत में। ये तो उन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नीचे दबाने का। चलिए, ये बताइए, बनी बनाई सरकार गिर गई, 15 महीने आप रहे सरकार में, और कमलनाथ के एटीट्यूड का जो रोल मान लें कि मध्य प्रदेश में 15 महीने ही सरकार चल सकी, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोक पाने में आला कमान इतना मजबूत नहीं रहा, आला कमान की क्षमताएं नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोक लें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने रहने दें। देखिए, जनता का तो रुख था कि कांग्रेस को उन्होंने जिताया, और 15 महीने जो हमारी कांग्रेस स्टेबल और काफ़ी अच्छे काम भी किए। किसानों का कर्जा माफ़ किया उन्होंने, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लाई, जो पेंशन पहले 600 रुपये मिलती थी 1000 रुपये दिया, कन्यादान में पहले 25,000 मिलता था फिर 50,000 दिया, यानी काफ़ी अच्छे घोषणा पत्र में जाता और काम हो भी रहे थे लोगों के। आप कभी ग्राउंड लेवल पे भी आप चेक करिएगा, कांग्रेस काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का बोलते हैं कि घर में 4 भाई होते हैं और एक भाई का कभी दिमाग गड़बड़ा भी जाता है,
तो वो पार्टी की लोभ लालसा को देखते हुए पद की महत्व, यानी पद नहीं मिल पा रहा, इस वजह से पार्टी को छोड़ना एक उनका एक गलत डिसीजन है। कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्टी में उनकी वापसी होगी और कहीं ना कहीं उनको भी सबक मिलेगा कि कांग्रेस को छोड़ना उनके लिए कहीं ना कहीं गलत डिसीजन हुआ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि दिग्विजय सिंह हिंदू को आतंकवाद बता देते हैं, हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द जोड़ देते हैं, आरएसएस पे हमला करते हैं और कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह से हमला करते रहते हैं लगातार कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपनी नज़र से उतार रही। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह का आरएसएस को लेके कि कभी कभी ऐसे होता है जो अपने गांधीवाद हैं, गांधीवादी विचारधारा से चलती कांग्रेस, और रही बात जो अपने आतंकवादी बताने की बात कही जा रही है आपके द्वारा दिग्विजय सिंह की, तो ये बात बिल्कुल निराधार है। नहीं कही जा रही, दिग्विजय सिंह खुद बयान जारी करके कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद चल रहा है। देखिए, हिंदू को आतंकवाद कहना ये दिग्विजय सिंह का ये मंशा नहीं होती है, लेकिन आरएसएस कभी ना कभी ऐसे दंगे करवा देती है अपने पीठ पीछे कि मतलब पार्टी में कभी ना कभी जैसे कोई पार्टी कार्यक्रम चल रहे हैं या किसानों के कोई आंदोलन चल रहे हैं, तो कई बार ऐसी तस्वीरें भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनके खुद के लोग ऐसा कुछ माहौल बना के दंगे फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए कभी ना कभी ये बात हमारे भी जहन में आती है कि कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस है वो इन लोगों को महत्व क्यों देता है, ऐसे लोगों को कि जो दंगे करवाएं और ऐसा भारत में ऐसा मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में ऐसा माहौल बनाए कि आतंकवाद और नक्सलवाद है जो पनप रहा है। चलिए, वादों और दावों के बीच कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, और जो आला कमान की क्षमताएं हैं उन्हें भी आज प्रदेश कांग्रेस की महिला सचिव जो हैं वो बता रही हैं, विद्या जी, कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जो संगठन कमज़ोर है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश करेगी, जो शीर्ष नेता हैं वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए विद्या जी। और इस वक्त हम ये जो चर्चा है ये खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी, धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।